मैं एक हसीन लड़की थी और अपने घर में अकेली रहती थी। एक दिन वह 16 साल का लड़का मेरे पास आया और मुझसे ऐसी इच्छा की जिसे सुनकर मेरी जान निकल गई। वह छोटा सा बच्चा इतनी बेबाकी से यह इच्छा जाहिर करेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। पर मैं क्या करती? मैं बहुत हसीन थी, पैसा मेरी जरूरत था। मैंने सोचा, वह 16 साल का मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट ही टिक सकेगा, फिर मेरा तो दोनों तरफ से फायदा था। यही सोचकर उसकी बात मान ली कि वह अपनी इच्छा पूरी कर ले। लेकिन जिसे मैंने बच्चा समझकर इजाजत दी थी, उसने तो पूरी रात ही। मेरी उम्र 30 साल थी, लेकिन मैं अपनी उम्र से कहीं ज्यादा छोटी लगती थी। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा तलब रहती थी, लेकिन कोई काम समझ न आता, क्योंकि मेरा शौहर बीमार रहता था। एक दिन मैं घर में अकेली थी और बिना दुपट्टे ही काम कर रही थी, जब एक 16 साल का लड़का हमारे घर में आया। जिन नजरों से वह मुझे देख रहा था, मुझे समझ आ गया था कि वह क्या चाहता है। नमस्ते करने के बाद वह कहने लगा, मैडम मैं तन्हा हूँ और अकेले ही आपसे मामला तय करना चाहता हूँ। एक दफा देकर देखें, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, बल्कि आपकी जरूरत पर पूरा उतरूंगा। मैंने सर से पांव तक उसे देखा। मैं बेहतर ही थी, लेकिन उम्र में छोटा था। मैंने उससे माजरत की और कहा, मैं तुम्हारे साथ इस तरह का कोई मामला तय नहीं कर सकती। तुम अभी छोटे हो और मुझे नहीं लगता कि इन बातों के लिए तुम्हारी उम्र है। वह मुस्कुराकर कहने लगा, बाजी 5 साल का तजुर्बा है। मैं 11 साल का था जब से यही काम कर रहा हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेला ही अपने काम में माहिर हूँ। आप मुझ पर भरोसा करें, आपको पछताना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप अपने इस फैसले पर खुश होंगी। अब की बार तो मैं वाकई ही हैरान हुई। वह बच्चा अकेला कैसे यह सब कह रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वह कहने लगा, मैं तन्हा ही हूँ, वालिदैन जिंदा नहीं हैं। पहले यहाँ वहाँ की ठोकरें खाता था, फिर मैंने यह वाला काम शुरू किया और काम चल पड़ा। अब मैं मजीद काम बढ़ाना चाहता हूँ, इसीलिए आपसे बात करने आया हूँ। अगर आप मेरा साथ देंगी तो मैं आपके भी बहुत काम आऊंगा। उसकी आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मुझे वाकई ही किसी ऐसे बच्चे की जरूरत थी जो ऊपर के कामकाज कर देता, और वह खुद से ही मुझे यह ऑफर कर रहा था। और फिर दूसरी बात यह थी कि उसके साथ मामला तय करने पर मुझे हर महीने माकूल रकम भी मिल जाती, जिससे मेरा गुजर बसर आसानी से हो जाता। मगर फिर साथ मुझे यह ख्याल भी आया कि अगर यह वक्त पर मुझे पैसे अदा न कर सका तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। खैर, वह 16 साल का था और मैं आसानी से उससे अपनी हर बात मनवा सकती थी। खैर, अपना देखकर मैंने मामला पक्का किया, क्योंकि मैं भी अकेली थी। मैंने घर के साथ दुकान उसे किराए पर दे दी। उसका नाम राज था। वह कहने लगा कि बाजी, मैं रिहाइश भी दुकान में ही रखूंगा, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अब तक मैं काम सड़क पर ही कर रहा था, अब दुकान में करूंगा। मुझे क्या एतराज हो सकता था, दुकान ही तो थी। मैंने कहा, जो तुम्हें ठीक लगता है करो, बस मुझे वो पैसे दे देना। और फिर उसने दुकान में औरतों के सामान की कुछ चीजें लाकर डाल दी, और यह देखकर मैं हैरान रह गई कि 2-3 दिन में ही उसका काम चल पड़ा था। सारा दिन वह दुकान खोलकर काम करता और उसकी दुकान पर औरतों की भीड़ लगी रहती। रात के वक्त वह उसी दुकान में सो जाता। इतने ही अरसे से यह दुकान खाली पड़ी थी। पहले जब कभी यह किराए पर थी तो कोई भी ग्राहक ही नहीं था। कितनी दफा मैंने दुकान किराए पर चढ़ाई, मगर सबने यही कहकर छोड़ दी कि यह जगह काम के लिए मुनासिब नहीं है। मैंने तो यह उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी यह दुकान किराए पर भी चढ़ेगी। लेकिन इस बच्चे ने न सिर्फ मुनासिब कीमत पर इसे किराए पर लिया था, बल्कि उसने तो अपना काम भी चला लिया था। बस अजीब बात यह थी कि उसने औरतों का सामान दुकान में रखा था और औरतें, बच्चे सभी सामान खरीदने आते थे। कुछ दिन गुजरे तो मेरी रात से अच्छी बातचीत हो गई। वह मेरे छोटे मोटे काम करने लगा था। जब कभी कुछ अच्छा पकाती तो उसे दुकान पर पहुंचा दिया करती। दुकान और घर के बीच में छोटा सा दरवाजा भी था। जरूरत के तहत मैं वह दरवाजा खोलकर राज से बातचीत भी कर लेती थी। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान बेतकल्लुफी हो गई। मैं भी एक तरह से तन्हा ही थी, इसलिए मुझे राज का सहारा मिल गया था। दरअसल मेरे बच्चे नहीं थे और मेरे शौहर राहिल को फालिज का अटैक हुआ था। उसके बाद वह बिस्तर पर पड़ गए थे। घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा था। कभी कोई मदद के लिए पैसे दे जाता तो कभी कोई। ऐसे में दुकान से मिलने वाले पैसे मेरे लिए गनीमत हो गए थे। इसलिए मैंने खुद राज से बेतकल्लुफी बढ़ाई थी, ताकि वह यह छोड़कर न जाए और मेरी लगी बंधी आमदनी भी बनी रहे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जिसे मैं 16 साल का मासूम बच्चा समझ रही हूँ, वह इतना सीधा सादा भी नहीं है।
इस बच्चे ने तो कुछ ही अरसे में मेरी दुनिया पलट कर रख दी थी। हम दोनों के दरमियान कुछ बेतकल्लुफी बढ़ी तो मैंने उसे अपने घर के अंदर आने की इजाजत भी दे दी। काम वगैरह के लिए वह मेरे घर में ही चला आता था और बाकी वक्त वह दुकान में ही गुजारता था। राज को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था क्योंकि मेरे लिए तो वह 16 साल का बच्चा ही था। बल्कि राज के आने से तो हमारी जिंदगी में रौनक सी आ गई थी। अब वह पहले की तरह उदास और मायूस नहीं रहती थी, बल्कि कोई भी बात होती तो राज से कह दिया करती। मौसम बदलने की वजह से राहिल की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। मेरे पास अस्पताल ले जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन ऐसे ही मेरी आंखों में आंसू आने लगे। राज ने मुझे देखा तो पूछने लगा, बाजी क्या माजरा है, क्यों रो रही हो? मैंने उसे बताया कि राहिल को अस्पताल लेकर जाना है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं अब इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अकेले ही सारी मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। राहिल तो मेरे सहारे के बगैर बिस्तर से भी नहीं उठ सकते। अगर मेरा कोई बच्चा होता तो शायद मेरी जिंदगी आसान हो जाती। किसी कमजोर लम्हे की नजर होकर मैंने अपने दिल का हाल राज के आगे बयान कर दिया था। मेरी बात सुनकर राज मुस्कुराकर कहने लगा, तो दीदी बच्चा पैदा कर लो, इसमें क्या परेशानी है? राज की बात पर मैं शर्मिंदा हो गई। अब मैं उसे कैसे बताती कि मेरा पति इस काबिल नहीं था कि हम बच्चा पैदा कर सकते। शादी के शुरू के सालों में राहिल नहीं चाहता था कि हम बच्चे के मामले में पड़ें, और जब हमने बच्चे की जरूरत महसूस की तो राहिल इस काबिल नहीं रहा कि बच्चा पैदा कर सके। उसे अचानक ही फालिज का अटैक हुआ था और उसके बाद वह किसी काबिल नहीं रहा। मोहब्बत की शादी आहिस्ता आहिस्ता मजबूरी की शादी बन गई और अब मैं मजबूरी में ही राहिल का साथ निभा रही थी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। राज ने शायद मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव पढ़ लिए थे। कहने लगा, दीदी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ ना, जल्दी आपके सारे मसले खत्म हो जाएंगे। राज की बात पर मैं मुस्कुरा उठी थी। वह अकेले ही इतना हौसला रखता था कि हर मुश्किल से लड़ जाता था, और एक मैं थी जिसने इतनी उम्र गुजारने के बावजूद भी हिम्मत नहीं पकड़ी थी। राज ने अपने माँ बाप को 10 साल की उम्र में खो दिया था, और इसके बावजूद भी वह दुनिया के मेले में नहीं खोया था। न सिर्फ उसने अपनी जिंदगी का सफर जारी रखा, बल्कि वह राहिल की भी बहुत ज्यादा खिदमत करने लगा था। मैं किसी भी काम से घर से निकलती तो राज ही मेरे शौहर की खिदमत करता और उनके पास बैठा रहता। इन दोनों के दरमियान न जाने क्या बातचीत होती थी, लेकिन मुझे देखकर राज हमेशा खामोश हो जाता था। राज ने मुझसे वादा किया था कि वह मेरी हर कमी को दूर कर देगा, और उसके इस पर मैं मुस्कुरा उठी थी। मैं बच्चा पैदा करना चाहती थी। अपनी जिंदगी में मुझे औलाद की कमी को पूरा करना था, लेकिन राज इसे भला कैसे पूरा कर सकता था? उसकी खुशी की खातिर मैंने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई थी। और फिर इस बात को कुछ ही दिन गुजरे तो मुझे अपने अंदर तब्दीली महसूस होनी शुरू हो गई। मेरी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो राज ने ही मुझे पैसे दिए और कहने लगा कि दीदी डॉक्टर को दिखा लो। उसके कहने पर मैं डॉक्टर के पास चली गई और वहां जाकर मुझ पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा जब मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। ये कैसे मुमकिन था? राहिल में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह बाप बन सकते, तो फिर मैं उम्मीद से कैसे हुई थी? मैं थर थर कांपते हाथों से रिपोर्ट पकड़े घर लौटी थी, और जब मैंने यही बात घर आकर डरते डरते राहिल को बताई तो वह मुस्कुराकर कहने लगे कि हो सकता है कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि एक बच्चे का बाप बन सकूं। अगर खुदा ने तुम्हें यह खुशखबरी सुनाई है तो इसे मुस्कुराकर कबूल कर लो। राहिल की बात पर मैं हैरान रह गई थी। क्या वाकई मैं राहिल के बच्चे की माँ बनने वाली थी? ये बात ऐसी थी कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे तो राहिल की हालत में कोई बदलाव नजर नहीं आया था। फिर ये कैसे मुमकिन था? खैर, मैंने भी इस बात को कबूल कर लिया कि मैं राहिल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो मैं अपना ख्याल रखने लगी। राज को भी यह बात पता चल गई थी। वह भी बड़ा खाबोश था, जैसे उसके घर बच्चा होने वाला हो। वह भी दुकान से फारिग होता तो हमारे घर में आ जाता। राहिल को नहलाने धुलाने का काम उसने अपने ही जिम्मे ले लिया था। राहिल की अक्सर वही खिदमत करने लगा था, क्योंकि अब तो मेरी हालत भी नहीं थी। पहले भी वह राहिल के पास आकर काफी देर बैठा करता था, इसलिए तो मुझे लगता था कि राज के आने से हमारी जिंदगी बदल गई है। अब तो वह मेरे लिए कभी फ्रूट लाता तो कभी जूस। उसकी दुकान भी ठीक ठाक चल रही थी, और फिर ऐसे ही दिन पर दिन गुजरते चले गए, और फिर पूरे 9 महीने बाद जाकर मैंने खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया, जो न ही मेरे जैसा और न ही राहिल जैसा, बल्कि हैरत की बात थी कि वह हूबहू राज के जैसा लग रहा था। मैं कभी अपने बच्चे की शक्ल देखती तो कभी राज की, और फिर राज ने खुद ही हंसकर ऐसी बात कही कि मैं चौंक गई। कहने लगा, बाजी दिन रात आपने मुझे इतना ज्यादा देखा है कि आपका बच्चा भी मेरे जैसा लगने लगा है।
कहते हैं कि जिसे माँ हमल के दिनों में ज्यादा देखती है, बच्चा उस पर जाता है। राज की बात पर मैं न सिर्फ चौंकी बल्कि शर्मिंदा भी हुई। इतनी कम उम्र में ही उसे इन सब बातों की भी मालूमात थी। खैर, मेरी गोद में बच्चा आ गया था। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैं अपने बच्चे को लेकर घर आई तो जैसे मेरी जिंदगी में बाहर आ गई। लेकिन अब खर्चा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। समझ नहीं आ रहा था कि यह खर्चा कैसे पूरा होगा। और फिर राज ने मुझे बच्चे के खर्चे के लिए भी पैसे देने शुरू कर दिए। मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी उसी ने उठाई थी। मैं तो उसे छोटे भाइयों की तरह अजीज रखने लगी थी, क्योंकि उसी की बदौलत हमारे हालात अच्छे हो गए थे। और फिर मेरा बच्चा 6 महीने का हुआ और मुझे पता चला कि मैं फिर उम्मीद से हूँ। मैं फिर से हैरान रह गई। इतनी जल्दी मैं दोबारा उम्मीद से कैसे हो गई थी, जबकि मेरी शादी को तकरीबन 8 साल होने वाले थे और अब तक एक दफा भी हामिला नहीं हुई थी। मुझे डर लग रहा था कि मैं इतनी जल्दी दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी। मेरा तो पहला बच्चा ही छोटा था और फिर राहिल की जिम्मेदारी अलग। मैं इसी परेशानी में थी कि राहिल ने मुझे समझाया और कहने लगे कि जब खुदा की तरफ से फिर नेमत मिल रही है तो इनकार न करो और उसे ले लो। जहाँ पहला बच्चा पैदा होकर हमारे पास आ गया है, वहीं दूसरा भी आ जाएगा। मैंने सर झुकाकर राहिल से कहा कि हमारी जिम्मेदारी राज के कंधों पर है, जो हमारा कुछ नहीं लगता। अब ये बच्चा आएगा तो इसका खर्चा भी राज के कंधों पर आ जाएगा। खैर, मेरा दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आ गया। मैं 2 बच्चों में इस कदर मसरूफ हो गई कि मुझे राहिल का ख्याल रखने की फुर्सत ही नहीं होती। उन्हें तो राज ने ही पूरी तरह संभाल लिया था। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। अब तो मेरा और राज का साथ इस कदर दोस्ताना था कि मैं एक दूसरे से दिल की हर बात कहने लगे थे। मैं सारा सारा दिन बच्चों के पीछे पागल होती। रात को थक कर गहरी नींद सो जाती। राज अक्सर रात को मेरे बच्चे संभालने के लिए जाया करता था और वह उन्हें अपने पास सुला लेता था। यह बात भी मेरे लिए बड़ी हैरान करने वाली थी कि 16 साल का बच्चा इस तरह सारी रात 2 बच्चों को आसानी से संभाल लेता है। राज ने मुझसे कभी इस बात की शिकायत नहीं की थी कि बच्चे उसे तंग करते हैं या उसकी नींद खराब होती है, बल्कि वह बहुत खुशी से मेरे बच्चे ले जाता था और मुझे भी सुकून का सांस मिलता था। घर की हर तरह की जिम्मेदारी राज ने ही उठा ली थी, चाहे वह मेरे कपड़ों की हो या बच्चों की। कम उम्र में ही वह हमारा पूरा घर चला रहा था, लेकिन मुझे शर्म आती थी क्योंकि वह बिल्कुल गैर है। अचानक राज किसी काम से कमरे में आ गया। वह ऐसे ही बेधड़क मेरे कमरे में आ जाया करता था। उसने मेरी बात सुन ली और फिर आंखों में आंसू लिए कहने लगा, आप मुझे गैर समझती हैं? मैंने तो आपको ही अपना सब कुछ मान लिया है। मैं आप लोगों की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जान गया हूँ कि आप फिर से हामिला हैं। आप अपना ख्याल रखें, खर्चे की फिक्र आप न करें। आपकी दुकान में बहुत बरकत है, जो आपकी वजह से मुझे यह सब मिल रहा है। वह ऐसे ही बातें करता था, इसलिए मुझे वह और भी अच्छा लगता था। 3 बच्चों की माँ बनने के बाद मैं पूरी बदल गई थी। मेरे अंदर अब पहले जैसी उदासी बाकी नहीं रही थी। सारा दिन कहाँ गुजरता था, पता ही नहीं चलता था। यहाँ तक कि मैंने राहिल को भी नजरअंदाज कर दिया था। एक रात मेरे तीनों बच्चे बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे तो राज आ गया। वह कहने लगा, बाजी, इन्हें मुझे दे दें और आप सुकून से सो जाएं। मैंने खुशी खुशी बच्चे राज को पकड़ा दिए। वह हमेशा की तरह मेरे लिए दूध लेकर आया था। मेरी तरफ दूध का गिलास बढ़ाकर कहने लगा, अपना ख्याल रखा करें। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और राज का शुक्रिया अदा किया। वह बच्चों को लेकर चला गया। इत्तेफाक यह हुआ कि मेरे हाथ से दूध का गिलास छूटकर गिर गया और फिर मेरा काम बढ़ गया। मैंने दोबारा से कमरा साफ किया और सफाई करके बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में मौजूद हो। मेरी सांस रुकने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर आया हो और फिर मुझे अपने बिस्तर के करीब किसी का एहसास हुआ। किसी ने मेरे वजूद के साथ खेलने की कोशिश की तो मैं उठकर बैठ गई और चीखने चिल्लाने लगी। मेरी चीखों की आवाज पर राहिल की भी आंख खुल गई। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट जलाई। तुझे देखकर रोंगटे खड़े हो गए थे कि हमारे ही मोहल्ले का एक आदमी मेरे ऊपर झुकने के लिए मेरे पास खड़ा था। मैं तो उसे देखकर ही दम रह गई थी। पहले तो वह शर्मिंदा हुआ, फिर कहने लगा, बाजी, मैंने कुछ नहीं किया। आपके शौहर ने मुझे खुद इजाजत दी थी कि मैं हर रात आपका सौदा करूं। इसीलिए मैं कोई ना कोई ग्राहक ढूंढता और सौदा करता और पैसे ले लेता और फिर यही आप लोगों पर खर्च कर देता हूँ। दरअसल घर के हालात की वजह से राहिल भाई बहुत परेशान थे और वह किसी तरह इस परेशानी को खत्म करना चाहते थे। और जब उन्हें पता चला कि मैं औरतों की खरीद फरोख्त का काम करता हूँ तो उन्होंने खुद मुझे इस बात की इजाजत दी।
रात आपके कमरे में नहीं मौजूद होता था, जो मेरी इज्जत से खेलना चाहता था। मेरी चीखों की आवाज पर राज भी दौड़ता हुआ चला आया था। राज को देख वह आदमी कहने लगा, राज, तूने तो कहा था कि यह अपने होश में नहीं होगी। मैं आसानी से अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन यह तो जाग रही है। उस आदमी की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। राज भी घबराकर मेरी तरफ देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या माजरा है। वह आदमी गुस्से में बस उनको गालियां देते हुए निकल गया था और मैंने नफरत से राज से पूछा था, यह सब क्या है? तब जाकर राज ने मुझे कहा कि आपके शौहर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इस घर को चला सके, इसीलिए उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं आपको सौदा कर दिया करूं। इसीलिए जब कोई ग्राहक मिलता तो मैं आपके बच्चों को ले जाता और नींद की दवा दूध में डालकर आपको दे देता। आप सो जाते और ग्राहक आपको इस्तेमाल करके चला जाता। यह तीनों बच्चे भी किसी न किसी ग्राहक के ही हैं, क्योंकि राहिल भाई बाप बनने की सलाहियत नहीं रखते। मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। जो आपके शौहर ने कहा मैंने वही किया। मैंने आपको उसकी मर्जी से ही बेचा है। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने हैरत से पलटकर राहिल को देखा। वह नजर चुरा गए। फिर खुद ही कहने लगे कि मेरी बीमारी की वजह से घर के हालात खराब हो गए। मैं तुम्हें औलाद भी नहीं दे सका। खाने के लाले पड़ने लगे थे। ये सब देखकर दिल जलता था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए जब मुझे अंदाजा हुआ कि राज कैसा काम करता है तो मैंने खुद उससे कहा कि यह हर रात वह तुम्हें किसी न किसी को भेज दिया करे। मैं तो खुद नींद की दवाइयां लेकर सोता था, इसीलिए मुझे कुछ पता नहीं चलता था। राज ही किसी ग्राहक को लाता और फिर सुबह होने से पहले ग्राहक लौट जाता। बच्चे होने से तुम खुश हो गई। हमारे घर के हालात तो बदल गए और मैं बस इतना चाहता था। राहिल की बात सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे शौहर ने मुझ पर इतना बड़ा जुल्म किया है। घर के हालात को बदलने के लिए और मेरी गोद को भरने के लिए राज के साथ मिलकर उसने मेरे ही वजूद का सौदा किया है। मैं झरो कतार रोने लगी थी। जब रोते रोते कुछ संभली तो मैंने राज के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि हमारी जिंदगी से चले जाओ। तुम्हारे आने से वह फाके जरूर काटते थे, लेकिन मेरे शौहर ने कभी मेरी इज्जत का सौदा नहीं किया था। न ही उनके दिल में कभी ऐसा कोई ख्याल आया था। यकीनन यह सब तुम्हारी पढ़ाई हुई पट्टी है। मुझे समझ आ गया है कि तुमने औरतों की खास दुकान क्यों खोली थी। इस बहाने तुम औरतों की मजबूरियों का सौदा करते हो। मैंने राज को फौरन दुकान खाली करने का कह दिया था। उसकी गोद से अपने बच्चे लिए थे। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे मेरे सामने थे जिनके बाप का मुझे इल्म नहीं था। मुझे तो अपने आप पर अफसोस था। मैं किस कदर बेवकूफ निकली थी, जो यह जान नहीं पाई थी कि यह बच्चे मेरे शौहर के नहीं हैं। क्यों मैं इन दोनों मर्दों के हाथों बेवकूफ बन गई थी। मेरा मुजरिम सिर्फ राज नहीं था बल्कि राहिल भी था, लेकिन मैं क्या करती। मैंने राहिल से शादी की थी और उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उन्हें छोड़ देती। इसलिए मैंने मजबूरी के नाते उनके साथ गुजारा शुरू कर दिया। राज दुकान छोड़कर चला गया था। मैंने उसे दुकान में कुछ जमाशुदा पैसों से औरतों का सामान डाल दिया और खुद वह दुकान चलाने लगी। ग्राहक तो पहले ही बन चुके थे, इसलिए मेरी दुकान चल गई और गुजारा होने लगा। मैंने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया है, क्योंकि यह मेरे बच्चे हैं। इनका बाप यह मैं नहीं जानती, मगर मैंने इन्हें अपनी गोद से पैदा किया है, इसलिए इनके लिए मेरे दिल में मोहब्बत कम नहीं हुई। आप लोग बताइए, जो मेरे साथ हुआ क्या वह सही है? क्या मेरे शौहर को यह हरकत करनी चाहिए थी? क्या घर के हालात सुधारने के लिए कोई मर्द अपनी औरत की इज्जत का सौदा कर सकता है? क्या मुझे अपनी औलाद को छोड़ देना चाहिए कि आजकल के दौर में किसी भी कम या जवान लड़के पर भरोसा करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं किसी और मजेदार सी कहानी के साथ। मेरी मालकिन लगभग 40 साल की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी जवान और कुंवारी है। मैं हर रात अपनी मालकिन की मालिश करता था और मुझे उनकी मालिश करने में मजा भी आता था। एक रात मालकिन ने मुझे तेल की बोतल थमाते हुए कहा, जल्दी से मेरे कमरे में आ जाओ। उस रात मैं अपने होश खो बैठा, क्योंकि मालकिन ने पूरी रात मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। मालकिन विधवा थी, लेकिन उसके रंगरूप को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वो विधवा है। आज भी मालकिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और काफी अच्छा मेकअप किया हुआ था। वो आराम से बिस्तर पर लेटी हुई एलईडी देख रही थी।
मैंने पास जाकर उसे नमस्ते किया तो मालकिन ने मेरा चेहरा पकड़कर मेरे माथे पर हाथ फेरा। बोली, तू तो बहुत जवान हो गया है, कितना सुंदर शरीर पाया है तेरा। ठीक है, तो ये मेरे लिए यहां है। तुम्हारी मां को तुम्हारी जवानी की परवाह नहीं है। तुम मेरे पास आए हो ना, मैं तुम्हें जवानी के सारे पाठ सिखाऊंगा। आओ, यहां मेरे साथ बैठो। मालकिन ने अपने पैरों की ओर इशारा करते हुए कहा। मेरे पैर दबाओ। यह सुनकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। किसी गैर औरत के पैरों के पास बैठकर उसके पैर दबाना मेरे लिए बहुत शर्म की बात थी। मैंने सोचा था कि वो घर का काम करेगी, लेकिन उन्होंने मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और उसने अपने पैर मेरी गोद में रख दिए। हालांकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, फिर भी मैंने धीरे धीरे उनके पैर दबाने शुरू कर दिए, क्योंकि मेरी मां ने मुझे भेजा था मालकिन को खुश रखने के लिए। अगर तुम मालकिन को खुश रखोगे तो वो तुम्हें बहुत अच्छा वेतन देगी। मां ने दृढ़ता से आग्रह किया, इस नौकरी को कभी न छोड़ना। इसलिए मैं अपनी मालकिन के हर आदेश से बंधा हुआ था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मालकिन ने मुझे किस उद्देश्य से यहां बुलाया था। मैं बहुत देर तक अपनी मालकिन के पैर दबाता रहा। तब मालकिन बोली, मैंने गिलास में तेल की बोतल रख दी है। मैंने उसे उठाया और मालकिन के पास गया और वो लेट गई। उसने कहा, आओ, मेरी पीठ की मालिश करो। मेरी पीठ में बहुत तेज दर्द है। यह सुनकर मैं शर्म से लाल हो गया। मेरे लिए अपनी मालकिन की मालिश करना बेहद शर्मनाक था। लेकिन मालकिन ने तो मेरा चेहरा देखे बिना ही खुद को सुंदर बना लिया था। और फिर मुझे मजबूरन मालकिन की पीठ पर तेल से मालिश करनी पड़ी। मैं यहां 1 घंटे से था और उस 1 घंटे में मेरे धैर्य की सारी सीमाएं पार हो गई। मालकिन ने मुझे यह देखने के लिए बुलाया था कि चीजें कैसे चल रही है। वो किसी भी महिला के साथ ऐसा कर सकता था। मुझे मालकिन बहुत बेशर्म और बेशर्म लगी और मेरे लिए अब यहां और अधिक समय तक रहना संभव नहीं था। मैंने सोचा कि मैं वापस आऊंगा और मैं अपनी मां से साफ साफ कह दूंगी कि मैं ऐसी औरत के लिए काम नहीं कर सकती। लेकिन एक लंबी मालिश के बाद मैं थक गया तो मालकिन ने तकिए के नीचे से 3000 रुपए के नोट निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए और बोली, शाबाश, तुम्हारे हाथ में बड़ा जादू है। तुमने मेरी सारी पीठ दर्द खत्म कर दी। ये 3000 रुपए है। मुझे पैसे पाकर आश्चर्य हुआ कि मुझे सिर्फ अपने पैर और कमर दबाने के लिए इतने पैसे मिलते हैं। मैं सारा दिन काम करके भी इतना पैसा नहीं कमा सकता था। इसलिए मैंने फिलहाल इस नौकरी को छोड़ने का इरादा त्याग दिया था, क्योंकि उस समय पैसा मेरी प्राथमिक जरूरत थी। मालकिन ने पैसे देते हुए कहा, अब अपने कमरे में जाओ और आराम करो। और रात को मेरे कमरे में आकर मालकिन ने जो कहा उससे मैं कुछ हैरान था। वो मुझे रात को अपने कमरे में क्यों बुलाना चाहती है, लेकिन मुझ में पूछने का साहस नहीं था, क्योंकि मालकिन फिर से अपनी आंखें बंद करके लेट गई थी। तो मैं उनके कमरे से निकलकर अपने कमरे में पहुंच गया। मुझे दिन रात यही रहना पड़ा। घर वापस जाने की कोई जरूरत नहीं थी। बाकी समय मैं पूरी तरह से स्वतंत्र था। वहां करने को कुछ भी नहीं था। वास्तव में मैं यहां के भोजन और पेय का भी आनंद ले रहा था। मालिक ने खुद मुझे कहा था कि रात को दूध फ्रिज से निकालकर पीना। इसलिए मैंने रात होते ही दूध पी लिया और फिर करीब 12 बजे मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो मैंने उनकी आवाज तक पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही मैंने अपनी मालकिन को देखा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और मैं शर्म से नीचे देख रहा था। मालकिन ने बहुत अजीब पोशाक पहन रखी थी। वो बिस्तर पर लेटे लेटे बोली, चलो तेल की बोतल उठाकर ले आओ। मैंने तेल की बोतल उठाई और मालकिन के पैरों के पास बैठ गया। तभी उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अपने पैरों की मालिश न करवाएं। मुझे बताया गया है कि आप मेरे पैरों की मालिश बहुत अच्छी तरह करते हैं। आपने पीठ की मालिश भी बहुत अच्छी की। अब मुझे कहीं और मालिश करवानी पड़ेगी। ये कहते हुए मालकिन ने शरारत भरी निगाहों से मेरी ओर देखा और मैं पसीने से ऊब गया था।
मालकिन एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। लेकिन उस उम्र में भी उन्होंने खुद को बहुत फिट रखा। तभी मालकिन ने अपनी नाइटी कंधों से नीचे सरका दी और मालिश करने का इशारा किया। जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचा, मालकिन ने बात करना शुरू कर दिया। सबसे पहले, रोशनी में मजा नहीं आएगा। मैंने मालकिन की तरफ देखा, एक पल के लिए घबरा गया। फिर वो मुस्कुराई और अपनी आंखें बंद कर ली। वो तकिए पर टेक लगाकर बैठ गई। मैं चुपचाप उठा और लाइट बंद कर दी, और धीरे धीरे वो अपनी मालकिन की मालिश करने लगा। मालकिन अजीब आवाजें निकाल रही थी, जैसे उसे कितनी राहत मिल रही है, और मैं बड़ी कठिनाई से अपनी मालिश कर पा रहा था। और कुछ समय के लिए तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन फिर मैंने इसके बारे में सोचा और खुद को आश्वस्त किया, मुझे इसके बदले में अच्छी रकम मिलेगी। मालकिन मुझे निर्देश दे रही थी। मैं अपनी उंगलियां ऐसे ही हिला रहा था, और मालकिन की सिसकियां कमरे में गूंज उठीं। घंटों तक मेरी उंगलियां मेरी मालकिन के कोमल, कामुक शरीर पर घूमती रहीं, और उसके बाद मालकिन ने मुझे वापस जाने की इजाजत दे दी। जैसे ही मैं उनके कमरे से बाहर जाने लगा, मालकिन ने मुझे 5,000 रुपए का नोट थमा दिया। मेरी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। मैंने जल्दी से नोट मुट्ठी में बंद किया और मालकिन के कमरे से बाहर निकल गया, ताकि वो उसे वापस मांग सके। एक ही दिन में इतना पैसा कमाकर मैं खुशी से पागल हो रहा था। जब मैं अपने कमरे में वापस आकर लेट गया, तो मैंने हजारों सपने देखे थे कि अगर मैं अपनी मालकिन की इसी तरह सेवा करता रहूंगा, तो वो मुझे वही नोट लौटाती रहेगी और मेरे घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मालिक घर पर नहीं था। एक कर्मचारी सफाई करने आया। उसने बताया कि मालकिन कहीं बाहर गई हुई है। मैं खुशी खुशी बंगले में घूमने लगा, और ऐसे ही वो घूमता हुआ घर के पीछे पहुंच गया। वहां 2 बंद कमरे थे। मैं सोचने लगा कि मालकिन को इतने बड़े बंगले में कितना अकेलापन महसूस होता होगा। हम सब एक छोटे से घर में 2 कमरों में रहते थे, और तब भी अगर कोई कहीं चला गया तो बहुत अकेलापन महसूस होगा। जबकि मालकिन अपने पति की मृत्यु के बाद से अकेली थी। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि मालकिन पीछे से आ गई। उसने गुस्से से कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरे साथ कमरे में चलो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में खींच लिया और मुझे अपने साथ बैठा लिया। फिर उसने एक बड़ा सा शॉपर खोला और उसमें से कई नए जोड़े निकालकर मेरे सामने रख दिए। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो मेरे लिए सारे कपड़े लेकर आई थी, लेकिन उसमें एक महंगा जोड़ा था। उसने मुझे कंधों से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया और कहा, तुम इन पुराने कपड़ों में अच्छे नहीं लगते। तुम मेरे लिए बहुत खास हो गए हो, इसलिए अब तुम ये कपड़े पहनोगे। फिर मालकिन के कहने पर मैंने वो महंगे कपड़े रख लिए और उनमें से एक कपड़ा भी ले लिया। उन्हें पहनने के बाद मैंने खुद को आईने में देखा और हैरान रह गया। मैं बहुत जवान और सुंदर दिखता था। मैं 17 साल की भी नहीं दिखती थी। जब मालकिन ने मुझे देखा तो वो मेरी तारीफ किए बिना नहीं रह सकी, और उसने कहा, देखो तुम कितने बहादुर हो। इन कपड़ों में आपकी मर्दानगी कितनी स्पष्ट है। अब तुम ये कपड़े पहनो। मैं भी बहुत खुश था। मैं मन ही मन मालकिन से प्रार्थना करने लगा। फिर मालकिन ने पूरे दिन मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और फिर लाइट बंद करके मुझसे मालिश करने को कहा। मुझे फिर से शर्म आने लगी, क्योंकि आंटी ने अलग तरह की नाइटी पहनी हुई थी और वो एकदम कयामत लग रही थी। अब मालकिन को देखकर मेरी भावनाएं भी काबू से बाहर होने लगी थी। लाइट बंद करने के बाद मालकिन ने मुझे फिर से पूरी मालिश दी और मैं उनकी मालिश करता रहा। जब 2 घंटे बाद मेरी छुट्टी हुई तो उन्होंने मुझे 1,000 रुपए भी दिए और मेरे हाथ में 5,000 रुपए भी। दिन भर ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिनों तक तो मुझे लगा कि शायद मालकिन ने मुझे इसी काम के लिए रखा है और मैं पूरी तरह से संतुष्ट था। लेकिन जब 20 दिन बीत गए तो मालकिन ने मुझे अपने पास बुलाया और काम करने को कहा।
मैं ये सुनकर हैरान रह गई। मालकिन ने कहा कि मेरे पास कुछ आवश्यक सामान है, उसे तुम्हें दूसरे शहर ले जाना है। मैंने परेशान होकर मालकिन से कहा कि मैं कभी भी शहर से बाहर नहीं गया हूं, तो फिर मैं आपका सामान कैसे पहुंचाऊंगा? मालकिन ने कहा, मैं तुम्हें एक ड्राइवर और एक कार दूंगी, आपको बस मेरा सामान इस पते पर पहुंचाना है। मुझे ड्राइवर पर भरोसा नहीं है, तो ये मेरा है, इसीलिए मैं अपनी आंखें बंद करके आप पर विश्वास कर सकता हूं। जब मालिकों ने ड्राइवर और कार उपलब्ध कराने की पेशकश की, इसलिए यह कार्य मेरे लिए ज्यादा कठिन नहीं था, तो मैं सहमत हो गया। और कुछ भी, मैं इसी बहाने एक और शहर देखूंगा। मालिक ने एक बड़ा पार्सल कार में लादा और मुझे ड्राइवर के बगल में बैठा दिया। उसने मुझे पता भी दिया और बातचीत शुरू कर दी। बस इस पार्सल को सावधानी से पहुंचाएं। और फिर हम चले गए। 2 घंटे बाद हम शहर की सीमा से बाहर थे और फिर हमने पार्सल मालिक द्वारा दिए गए पते पर पहुंचा दिया और रात होने तक मैं वापस आ गया था। जब मैं वापस लौटा और मालकिन को बताया तो वो बहुत खुश हुई। उसने मेरे हाथ में 5,000 रुपए रख दिए और उसने कहा, ईमानदारी से कहूं तो वो बहुत मेहनती आदमी है, अब ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। अगर आप ज्यादा थके नहीं हैं तो चलिए, तो मुझे मालिश कर दो। मालकिन की बात सुनकर उसने फिर तेल की बोतल उठा ली। मैं थका हुआ था, लेकिन 5,000 रुपए के नोट की गंध ने मुझे फिर से पुरानी यादें ताजा कर दी। मैं अपनी मालकिन की काफी देर तक मालिश करता रहा और कमरा उनकी आहों से गूंजता रहा। मुझे आश्चर्य हुआ कि मालकिन ने तो ज्यादा काम भी नहीं किया। तो फिर तुम इतने थक कैसे जाते हो? मालकिन के पास संभवतः खरीदारी के अलावा दिन भर कोई और काम नहीं था, क्योंकि मालकिन अक्सर सुबह सुबह घर से निकल जाती थी और शाम को वापस आ जाता है। कभी कभी तो ये सोचकर भी मुझे आश्चर्य होता है, उस मालकिन को इतना पैसा कहां से मिलता है जब वो विधवा हो जाती है। और जहां तक मेरी मां ने मुझे बताया था, मालकिन के दिवंगत पति भी कोई खास काम नहीं करते थे। मेरी मां ने मुझे बताया था कि मालकिन के हालात मालिक की मौत के बाद ही बदले थे, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि वे कैसे बदल गए हैं। जब मैंने मालिश खत्म की तो मालकिन ने कहा, कल एक और पार्सल पहुंचाना है। यदि आप इसी तरह काम करते रहेंगे तो चलिए देखते हैं वो कितना पैसा कमाएगा। मैं दूसरे पार्सल के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ और मुझे उम्मीद थी कि मालकिन मुझे फिर से 5,000 रुपए देंगी, लेकिन मालकिन ने मुझे अगला पार्सल पहुंचाने के लिए 10,000 रुपए दिए थे, जबकि मुझे शहर से बाहर नहीं जाना था, बल्कि शहर में ही सामान पहुंचाना था। वो एक बड़ा बंगला था, जहां मालकिन के कहने पर मैंने पार्सल उतार दिया था। वो इतना भारी था कि उठाया नहीं जा रहा था। मुझे नहीं पता कि मालकिन ने उसमें क्या भेजा था। जब मैं उस रात गया और मालकिन को अपनी कारगुजारी के बारे में बताया, तो मैंने उनसे यह भी पूछा कि वो पार्सल क्या है जो इतना भारी और इतना बड़ा है। मालकिन ने मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ कीमती सामान है जो मैं लोगों के कहने पर लोगों तक पहुंचा देता हूं। तुम्हारे मालिक के जाने के बाद मुझे घर चलाने के लिए कुछ काम तो करना ही था। घर में से किसी ने मुझे मेरी विधवा के बारे में नहीं बताया। तुम खुद ही जानते हो बेटा, किसी के बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता, इसलिए मैंने बस ये धंधा शुरू कर दिया। जब मेरे दिन बदले तो सब मुझ पर उंगली उठाने लगे और पूछने लगे कि मैं क्या करता हूं। पर अब मैं लोगों को जवाब क्यों दूं? मालिक ने कहा, मैंने जो व्यापार समझ में आया वो शुरू कर दिया है और अब तुम भी इसमें मेरे साथ शामिल हो गई हो, क्योंकि अब तक मैंने किसी पर भरोसा नहीं किया था, पर मैं तुम पर भरोसा करने लगा हूं। इसलिए अब तुम्हें दिन में 2 या 3 बार पार्सल पहुंचाना होगा ताकि व्यापार तेजी से बढ़े। मुझे मुनाफा होगा तो मैं तुम्हें भी बहुत कुछ दूंगा ताकि तुम्हारे परिवार का जीवन आसान हो जाए। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि एक विधवा कितनी तकलीफ उठाती है। मालकिन मुझे व्यापार की वृद्धि के साथ समृद्धि के सपने दिखाने लगी और मैंने भी उन सपनों का पीछा किया था। अब मुझे समझ आया कि मालकिन सारा दिन खरीदारी क्यों करती रही।
बेशक वो अपने व्यापारिक सामान ले जा रही थी और फिर वो उसे पैक करके मेरे पास भेज देती। मेरा काम सिर्फ उसे पहुंचाना था। ड्राइवर और कार भी मालिक द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। मैं खुशी खुशी ये काम करता। मुझे कुछ पार्सल के लिए 10,000 और कुछ के लिए 50,000 मिलते। मैं हफ्ते में एक बार खुशी खुशी अपनी माँ के पास जाता और वो पैसे दे देता। मेरी माँ मुझे इतना पैसा कमाते देखकर हैरान हो जाती और बार बार पूछती कि मैं अपनी मालकिन के घर पर क्या काम करता हूं। मैंने भी उन्हें बताया कि मैं अपनी मालकिन के व्यवसाय में शामिल हो गया हूं। मेरी माँ को भी राहत मिली। मेरी माँ ने मेरी बड़ी बहन की शादी के लिए पैसे जमा करने शुरू कर दिए और परिवार की स्थिति भी काफी बदल गई। और फिर एक ऐसी ही गाड़ी चलने लगी। मैं एक दिन में 3 पार्सल पहुंचाने जाता था। लेकिन एक दिन एक अजीब बात घटी। पार्सल कार के पीछे रखा गया था। मैं और ड्राइवर आगे बैठे थे। अचानक पार्सल हिलने लगा। मैं घबरा गया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसमें क्या है। मैंने चिंतित होकर ड्राइवर की तरफ देखा, लेकिन वो भी अनजान था। तभी पार्सल का डिब्बा तेजी से हिलने लगा। मुझे डर था कि मालकिन द्वारा भेजा गया सामान खराब न हो जाए। मैंने गाड़ी को ड्राइव के एक तरफ पार्क करने को कहा और फिर मालिक के निर्देश के खिलाफ जाकर पार्सल खोला। पार्सल खोलते ही मेरे होश उड़ गए। अंदर एक छोटी बच्ची बंधी हुई थी और उसकी हरकतों की वजह से डिब्बा हिल रहा था। उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी और हाथ पैर बंधे हुए थे। जैसे ही मैंने उसके मुंह से टेप हटाया, वो चीखने लगी और मदद के लिए पुकारने लगी। भगवान का शुक्र है कि दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने लड़की से कहा कि चुप रहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन अपनी आवाज कम रखना। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा तो वो भी डरा हुआ था। मैंने उससे कहा कि गाड़ी सुनसान जगह पर ले जाओ, फिर लड़की से पता लगाएंगे कि मामला क्या है। मैंने लड़की के हाथ पैर खोले और उसे गाड़ी में बैठने को कहा और उसने मुझ पर भरोसा किया। फिर हम उसे एक सुनसान जगह पर ले गए और जब मैंने उसे सारी बात बतानी शुरू की तो मुझे होश आया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी मालकिन ने मुझे किस तरह पाप के दलदल में धकेल दिया था। उसने मेरा क्या इस्तेमाल किया? मैं नोटों की चमक और खुशबू में इतना खो गया था कि मैंने कभी जानना ही नहीं चाहा कि पार्सल के अंदर क्या है और मालिक मुझे इतने पैसे क्यों दे रहा है। फिर लड़की ने मुझे बताया कि एक लड़के ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर मीटिंग के नाम पर बुलाया और बेहोश कर दिया। फिर जब उसे होश आया तो वो एक बंगले में थी जहां उसकी तरह और भी लड़कियां थी। उनके सामने एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। उसी महिला ने लड़की से कहा था कि उसने उसका सौदा किया है, वो लड़का उसका है। उसी लड़की ने सभी लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर इस बंगले में लाया था और बारी बारी से उन सभी का सौदा कर रही थी। लड़की ये सब बताते हुए रो रही थी। ये सच जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पार्सल को फिर से बंद किया और लड़की को आजाद करके खुद उसके घर ले गया और मालकिन के बताए पते पर पार्सल पहुंचा दिया। फिर जब मैं वापस बंगले पर पहुंचा तो मैंने झूठ बोला कि मैंने पार्सल डिलीवर कर दिया है और वह मुझसे बहुत खुश है। लेकिन थोड़ी देर बाद मालकिन का फोन आया और उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। मालिक को पता चला कि पार्सल खाली आया था और अंदर कोई लड़की नहीं है। मालकिन ने मेरी बाह पकड़ ली और कहा, देखो पॉल, मुझे सच बताओ, क्या कर डाले? पार्सल के अंदर का सामान कहाँ गया? मैंने मालकिन से कहा कि मैंने हमेशा की तरह आपकी आज्ञा का पालन किया है। क्या मुझे पता है कि सामान कहाँ है? मालकिन ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहा, मैंने अपना पार्सल स्वयं पैक किया था। फिर उसमें से माल कैसे गायब हो गया? ग्राहक ने पूरे 5 लाख रुपए का भुगतान कर दिया था। अगर उसे सामान नहीं मिला तो वो मुझे धमकी दे रहा है। मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि आपके पार्सल में क्या था। मैंने उसे ठीक उसी तरह उन तक पहुंचाया जिस तरह आपने उसे पैक करवाया था। मालकिन ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, बहुत ज्यादा मासूम मत बनो। मैं अच्छी तरह जानता हूं
कि आपके अलावा किसी और ने इस पार्सल को नहीं खोला, क्योंकि आपने वो पार्सल पहुंचा दिया था। तो आप मुझे जवाब देंगे कि वो कहां है? मैं मालकिन की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराया और जानबूझकर मालकिन से पूछा कि आप किस लड़की की बात कर रही हैं? आप सामान वितरित करते हैं, तो फिर वो लड़की कहां से आई? क्या पार्सल में कोई लड़की थी? मालकिन समझ गई कि मैं उसके साथ खेल खेल रहा हूं। उसने कहा, ज्यादा होशियार मत बनो, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराऊंगा। मैं तुम पर चोरी का आरोप लगाऊंगा कि तुमने मेरे घर से चीजें चुराई। मालकिन की बात सुनकर मैं मुस्कुराया और कहा, ठीक है, चलो पुलिस को बुलाते हैं और जो करना है करो, लेकिन याद रखो कि जब वो लड़की तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी तो तुम कहीं नहीं मिलोगे। मेरी बात सुनकर मालकिन के होश उड़ गए। उन्हें लगा कि मैं 16 साल का लड़का हूं और उसकी धमकियों से डर जाऊंगा, लेकिन मैं हमेशा बहुत निडर था। मुझे किसी बात का डर नहीं था। और फिर ड्राइवर ने भी मेरा साथ देने का वादा किया। वो भी एक अच्छा इंसान था जो अनजाने में मेरी तरह इस पाप में शामिल हो गया था। जब मालकिन ने मेरे चेहरे पर भाव देखे तो उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन तुम मेरे दुश्मन बन रहे हो। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो बहुत पैसा कमाएंगे। करने को कुछ खास नहीं है। एक नौकर लड़कियों को एक स्थान पर ले जाता है, वहां से उन्हें बेहोशी की हालत में पार्सल में डालना पड़ता है। एनेस्थीसिया का प्रभाव अक्सर 12 घंटे तक रहता है और उसे इसका एहसास तब तक नहीं होता जब तक वो लड़की को ग्राहक तक नहीं पहुंचा देता। तो कोई खतरा नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस लड़की को होश कैसे आया। मुझे सच्चाई पता चल गई थी। मैंने मालकिन से साफ साफ कहा कि मैं निश्चित रूप से अनाथ हूं और मैं असहाय हूं, पर हम पाप का पैसा नहीं खा सकते। ये हराम का पैसा है। काश मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी आपके दिए पैसे आपसे नहीं लेता। मैंने मालकिन से कहा कि अपना ये गंदा धंधा बंद कर दे, नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगा। मेरी बात सुनकर मालकिन ने मेरे सिर पर किसी मजबूत चीज से वार किया और मुझे बेहोश कर दिया। जब मैं होश में आया तो मुझे एहसास हुआ कि मालकिन ने मुझे कैद कर रखा है। मुझे पीछे खाली कमरों में से एक में कैद कर दिया गया था। मैं चिल्लाता रहा। मालकिन ने मुझे जाने नहीं दिया। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। मैं पूरी तरह से थक चुका था। मालकिन ने कहा कि अगर तुम्हें आजादी चाहिए तो मेरे साथ हाथ मिलाओ और हम साथ में धंधा करेंगे। मुझे बाहर निकलने के लिए कुछ करना था, इसलिए मैंने फिलहाल मालकिन से हाथ मिलाया और फिर पार्सल पहुंचाने के बहाने अगली लड़की को पुलिस स्टेशन ले गया। उसने मालकिन के खिलाफ गवाही दी और मालकिन को गिरफ्तार कर लिया गया। मालकिन को यकीन नहीं हुआ कि मैंने उसे धोखा दिया है। उसने सोचा कि मैं पैसों का लालची हूं, लेकिन मैं पैसों का लालची नहीं था। मैं हलाल था। मैं पैसे कमाना चाहता था। आज मालकिन सलाखों के पीछे है और पुलिस ने सभी लड़कियों को आजाद कर दिया है। मैं अपने घर वापस आ गया। पुलिस ने मुझे एक बड़ा इनाम दिया और कहा कि सरकार ने तुम्हें ये इनाम दिया है और ये वो पैसा है जिसकी तुम हकदार हो, क्योंकि तुमने कई लड़कियों की जान बचाई है और उन्हें बदनाम होने से बचाया है। ये सुनकर मैंने पैसे पकड़े और खुश हो गया और सीधा अपने घर चला गया।